नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, जिसको हिंदी में हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं और जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इनमें किस प्रकार से हमें इमोशनल जो डेवलपमेंट्स होते हैं बच्चे में वो देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम जो तीन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इन तीनों पर हमने विस्तृत रूप में चर्चा कर ली है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं, डिटेल में समझेंगे इमोशंस को। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इमोशंस होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इमोशंस को हिंदी में हम कहते हैं संवेग। और मुझे उम्मीद है कि आप इमोशन समझते होंगे। एग्जैक्टली अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ये शब्द इमोशंस पता होगा। इमोशंस मतलब अ, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज से खुश होता हूँ तो वो दिख जाता है मेरे चेहरे से भी कि मैं खुश हूँ। तो जो फीलिंग होती है खुश होना, वो एक इमोशंस है। इसी प्रकार से कई बार हम दुखी भी होते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं, कई बार हमें किसी चीज की चिंता हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो यही इमोशंस होते हैं। इमोशंस हमारी लाइफ में कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको समझाते हुए एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रॉथस का, जिन्होंने कहा है कि इमोशंस कलर्स आवर लाइफ। इमोशंस क्या होते हैं, हमारी जिंदगी में रंग भर देते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अगर इमोशंस ना हो तो ये जीवन कैसा होगा। आप ना आपको खुशी महसूस होती है किसी चीज से, ना ही आपको किसी चीज से दुख महसूस होता है, ना ही आपको किसी से एक लव की फीलिंग होती है, ना ही किसी से मतलब कोई इमोशंस है ही नहीं आपके अंदर। तो आपकी लाइफ कैसी होगी। बिल्कुल एक जैसे मशीन होता है ना, जैसे मशीन की मतलब मशीन तो काम तो करता है लेकिन उसमें इमोशंस नहीं होते। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन हो जाएगा अगर हमारे लाइफ में इमोशंस ना हो। तो इमोशंस का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है हमें अपने इमोशंस को समझना और उनको मैनेज कर पाना। क्योंकि कई बार लोग इमोशंस के चक्कर में आप देखेंगे कि कई बार लोग इतने ज्यादा इमोशनल्स होते हैं कि कई बार वो ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं कि उनकी लाइफ तक स्पॉइल हो जाती है। तो इमोशंस को समझना, उनको मैनेज कर पाना, ये महत्वपूर्ण होता है एक व्यक्ति के लिए। अब हम बात करें कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हम पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इमोशंस को। तो इमोशंस अगर आप देखेंगे तो इमोशन जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड है एक, इमोवर्स। इमोवर्स इससे बना है। अब इमोवर्स का मतलब क्या होता है, एक्साइट करना। एक्साइट मीन्स हिंदी में आप इसको कह सकते हैं उत्तेजित करना, ठीक है। आप आराम से बैठे हैं और अचानक से आपने अपने किसी खास दोस्त को देखा, और देखते ही आपके अंदर एक फीलिंग आएगी और उसकी वजह से आप में थोड़ी सी एक्साइटमेंट, या अगर कोई खास दोस्त है तो आप काफी एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगी। इसी प्रकार से किसी जानवर जिसको देखकर हमें खतरा होता है, तो एक फियर जो फीलिंग हमारे अंदर आती है, उस जानवर को देख के कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होगी, उत्तेजना होगी, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब हम ये नहीं, सिर्फ ये नहीं होता कि भाई आप किसी प्यारी चीज को देखकर ही एक्साइट हो सकते हैं। एक्साइट मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, एक तरीके से उत्तेजित हो रहे हैं आप। अब वो इमोशंस कोई भी हो सकता है, वो फियर का भी हो सकता है। किसी जानवर को देखकर अगर आपको खतरा है तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक एक्साइट मतलब बॉडी में कुछ ऐसी उत्तेजना पैदा होगी, और वो एक तरीके से की फीलिंग होगी जिसको हम कहेंगे इमोशंस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिक मतलब इमोशंस का होता है कि उत्तेजित करना, ठीक है। कई बार हमें इमोशंस दिखते हैं, सामने वाले व्यक्ति के चेहरे से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति के अंदर किसी खास प्रकार का इमोशंस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे नाराज है तो आप देख कर भी बता सकते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे नाराज है। तो ये एक तो तरीका होता है, कई बार हम नहीं पता लगा पाते, ठीक है। तो
इमोशंस क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस ध्यान रखिएगा हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं इमोशंस की वजह से। तो ये तो बेसिक मतलब हो गया इमोशंस का। अब मैं बात करूं इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इमोशनल डेवलपमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है, इमोशनल डेवलपमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं उसका प्रोग्रेशन, और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों का प्रोसेस है, कई बार ये लाइफ टाइम भी चलता है। अब यहाँ पे प्रोग्रेशन से क्या अर्थ है, प्रोग्रेशन से अर्थ है कि जो इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं उसको नियंत्रित करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। और एक जो हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है उसमें भी हम धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं। तो ये जो कुछ चेंजेस होते हैं स्लो एंड ग्रेजुअल, इसी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको ऐसे उदाहरण से समझने की कोशिश करिए कि आप देखेंगे एक छोटे बच्चे में इमोशंस बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी कि अगर एक बच्चा जो 2 साल का है, आपने देखा होगा कि दिन में वो कई बार मतलब खेलते समय कई बार वो हंसता है और कई बार रोता है, मतलब दिन भर में वो न जाने कितनी बार हंसता होगा और छोटी छोटी बातों पर ही कई बार वो रोता भी होगा। तो कहने का मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एक छोटे बच्चे में इमोशंस की। वहीं जब ये बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंस आते आते आप देखेंगे कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इमोशंस की ये कम होने लगती है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2 मिनट में ही खुश हो गया, फिर रोने लग गया, फिर खुश हो गया, फिर रोने लग गया, ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका, उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर उसकी कोई प्यारी चीज उससे कोई छीन ले, कोई खिलौना उससे छीन ले, तो देखेंगे वो बच्चा काफी अपने हाथ पैर पटक पटक के रोने लगता है, ठीक है। तो ये उसका एक तरीका हो गया, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है बहुत तेज आवाज में, ये उसका एक तरीका हो गया अपने इमोशंस को व्यक्त करने का। वहीं ये बच्चा जब बड़ा होगा, वयस्क बनेगा, तब इसके अगर इसको रोना भी आएगा तो उसके रोने का तरीका वैसा नहीं होगा जैसा वो बचपन में रोता था। अब उसके रोने का तरीका क्या होगा, सिर्फ उसके आंखों तक सीमित हो जाएगा, उसके आंखों से आंसू निकलना, ये एक चेंजेस हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगे जब भी वो रोएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इमोशंस जो होते हैं उनका स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा ना आए, कंट्रोल करना गुस्से को, ठीक है। या कई बार हम किसी को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, वो नहीं करना, फियर को भी कंट्रोल करना, स्ट्रेस इसको कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कर पाना ये एक तरीके का आप देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट में आ सकता है। मैनेज करना इमोशंस को, मैनेज करने का मतलब कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप उस गुस्से को मैनेज कर रहे हैं, आप उस गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मैनेज इन द सेंस उसको सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेस करना, जो आपका एक्सप्रेशन का तरीका है वो, तो इन सब में धीरे धीरे बदलाव होता है और सकारात्मक रूप से हमें इनमें सुधार देखने को मिलता है, उसी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। कुछ चीजें तो बिल्कुल तय हैं कि हम बच्चों में देखेंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे उसके एक्सप्रेशन का तरीका बदलता जाता है, वहीं इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना भी सीख पाता है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि सब में एक जैसा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट हमें उसमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है। एक व्यक्ति अपने इमोशंस को हो सकता है अच्छे से मैनेज करना सीख जाए, कंट्रोल करना सीख जाए, वहीं दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि वो अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या मैनेज करना ना सीखे। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं अक्सर जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्सा इतना ज्यादा करते हैं कि कई बार अपने घर का सामान तोड़ दिया या इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो हालांकि वो बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना नहीं सीखा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कैसे एक बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब है। कुछ थोड़ी सी फैक्चुअल बात भी हम कर लेते हैं। कुछ इमोशंस मैं आपको जैसे बता देता हूं, जैसे आप इससे परिचित भी होंगे अच्छे से। कुछ इमोशंस जैसे कि लव,
एक इमोशन होता है, फियर एक इमोशन होता है, एंगर एक इमोशन होता है, जेलसी ये एक इमोशन है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। तो आपने देखा ये जो इमोशंस होते हैं यही हमारे डे टू डे लाइफ को कई हद तक कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उस पर, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्चुअल बात कर लेते हैं इमोशंस के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सवाल ये उठता है कि इमोशंस अगर होते हैं तो क्या ये जन्मजात होते हैं या नहीं होते हैं। इस पर सवाल पहले भी पूछा गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या इमोशंस जन्मजात होते हैं, तो वॉटसन के अनुसार, ठीक है, वॉटसन के अनुसार ध्यान रखिएगा कि वॉटसन ने बात कही थी कि भाई जो इमोशंस होते हैं वो जन्मजात होते हैं। कई लोगों ने बाद में इनको क्रिटिसाइज भी किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाएगा कि इमोशन जन्मजात होते हैं तो बोलिएगा यस, वॉटसन के अनुसार जो है इमोशंस वो जन्मजात होते हैं। उन्होंने कहा था कि जन्म के समय 3 प्रमुख इमोशंस हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं, वो होता है फियर, एंगर एंड लव, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण इमोशन है, इनको याद करने का तरीका आप FAL फॉल से आप याद कर सकते हैं। F फियर, A एंगर और L लव। ये 3 इमोशंस वॉटसन ने कहे थे कि जन्म से होते हैं, लेकिन इनको क्रिटिसाइज किया गया। बाद में ये बात कही गई कि शुरुआत के जो 2 सप्ताह होते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हमें बच्चे में कोई इमोशन नहीं बल्कि एक जनरल एक्साइटमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। एक जनरल एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलती है, ऐसा कहा गया। ये बच्चा जो भी व्यवहार कर रहा है वो एक जनरल एक्साइटमेंट है उसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाद में धीरे धीरे जो इमोशंस होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैकडूगल का नाम बहुत आता है, तो ध्यान रखिएगा। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, इमोशंस बताए थे, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि 14 प्रकार के इमोशंस इन्होंने बताए थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको क्लासिफाई करते हैं मेनली 2 तरीके से। जितने भी इमोशंस होते हैं उनको मेनली 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं अक्सर लोग। वो 2 तरीके कौन से हैं, एक होता है पॉजिटिव इमोशन कहते हैं जिसको, पॉजिटिव इमोशंस, और दूसरा नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। तो कई जगह आपको इस प्रकार से चीजें भी मिल सकती हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं इमोशंस को, कि भाई बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इमोशन के। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो इमोशंस होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि ये सभी जीवित जो प्राणी हैं उनमें पाए जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, सभी में। और काफी हद तक ये भी पाया गया है कि पेड़ पौधों में भी एक इमोशंस, एक सेंसेशन होती है, ठीक है। इमोशन तो हम नहीं कह सकते कि उनमें होती है या नहीं होती, लेकिन सेंसेशन जरूर होती है। जैसे कि आपने कुछ प्लांट सुना भी होगा, टच मी नॉट एक प्लांट है, पीचर प्लांट है, जो कि सेंस कर पाता है चीजों को और फिर अपना फूड ले पाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनमें सेंसेस होते हैं, और सेंसेशन एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इमोशंस के लिए। जानवरों में, मनुष्यों में क्या है कि इमोशंस तो है, लेकिन वो साथ के साथ उसको एक्सप्रेस भी करते हैं। एक जानवर जैसे कि कुत्ता, वो भी जब अपने किसी मतलब जो अपने मालिक के पास जाता है या अपने मालिक को देखता है, तो एक खास प्रकार का रिएक्शन हमें कुत्ते में देखने को मिलता है। तो ये दिखाता है कि हाँ, जानवरों में इमोशंस होते हैं और वो उसको अभिव्यक्त भी करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये यूनिवर्सल होता है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। दूसरी चीज, हमें जब भी इमोशंस की हम बात करते हैं तो इमोशंस के साथ साथ हमें कुछ फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये फिजिकल चेंजेस का क्या अर्थ है, फिजिकल चेंजेस का मतलब ये है
कि जब भी कोई व्यक्ति किसी खास इमोशन से गुजर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में है तो उसकी आंखें बता देंगी, उसकी आंखें लाल होंगी, ठीक है, चेहरा बता देगा काफी हद तक कि वो गुस्से में है। इसी प्रकार अगर कोई दुखी है, कोई स्ट्रेस में है, उससे भी हमें पता चल जाता है। कोई खुश है, कोई लव में है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये किसी खास प्रकार की इमोशन से गुजर रहा है। तो ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ, फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब भी कोई खास इमोशंस किसी व्यक्ति में होता है। इसके अलावा इमोशंस जो है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, और जब कोई इमोशंस बहुत ज्यादा किसी पर हावी हो जाता है तो अक्सर वो थिंकिंग प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा पैदा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उस वक्त उसकी सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। उसका रिएक्शन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि कई बार वो खुद को भी डैमेज पहुंचाता है या दूसरों को भी पहुंचाता है। इसी प्रकार किसी दूसरे के साथ कोई व्यक्ति जब लव में होता है, रिलेशनशिप में होता है, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि अक्सर कई बार लोग इतना ज्यादा मतलब दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं कि वो प्रैक्टिकली सोचना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि हाँ, थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है इमोशंस। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, या यूं कहें कि जो इमोशंस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि इमोशंस तो हर एक व्यक्ति में लगभग एक जैसे होते हैं सभी में, मतलब गुस्सा, एंगर, फियर, लव, जेलसी, ये सभी में होता है, नो डाउट। लेकिन इसके एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है वो काफी अलग होता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति गुस्से में खाना ना खाए, होता है ना, कई बार आपने देखा हो कि लोग गुस्से में नाराज हो जाते हैं तो खाना खाना छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में अकेले में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं गुस्से में जो गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं, दूसरों से लड़ाई कर लेंगे। कुछ होते हैं जो गुस्से में आसपास की चीजें तोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस जो होते हैं वो उसका एक्सप्रेशन कह लीजिए, उसका असर भी कई बार हमें हर एक व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिलता है। इमोशन सब में होते हैं एक जैसे, लेकिन उसके बावजूद वो सब्जेक्टिव है। हर एक व्यक्ति में उसका असर, उसका तरीका एक्सप्रेशन का, वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमोशंस में इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टेबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो पूरे जीवन भर गुस्से में ही रहेगा, अगर कोई व्यक्ति फियर में है तो पूरे जीवन भर फियर में ही रहेगा। नहीं, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अगर मैं गुस्सा हूं तो मैं मुश्किल से किसी व्यक्ति से, हो सकता है कि एक दिन के लिए गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन के लिए हो जाऊं, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएगी चीज। कई बार ये चीजें है ना, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। कई बार होता है कि मुझे गुस्सा आया और 5 मिनट बाद में नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये इनस्टेबिलिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस मामले में। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और कई बार हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर भी कर देते हैं इमोशंस, ट्रांसफर भी कर देते हैं इमोशन। इसको ऐसे समझिए कि कई बार होता है ना कि किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देना, कि कोई व्यक्ति बाहर बॉस से डांट खाकर आया और अब उसका गुस्सा उसने आकर के अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर उतार दिया, और उसके बाद उसकी बीवी और उसके बच्चे वो भी गुस्से में है। तो ट्रांसफर ऑफ इमोशन हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, जो खुद परेशान रहते हैं, अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो वो आपको भी वैसा ही बना देंगे। वो इतनी नेगेटिव बात करेंगे, इतनी नेगेटिव बात करेंगे, आपको 2 मिनट बाद लगने लगेगा कि शायद आज मेरी दुनिया का आखिरी दिन है, इसके बाद तो दुनिया ही खत्म है। आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑफ इमोशंस हमें देखने को मिलता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है अपने इमोशंस से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमोशंस के। आई होप आप समझ पाए होंगे। मूव ऑन करते हैं, और अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है हर एक स्टेजेस में। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफेंसी स्टेज की, कि भाई इनफेंसी स्टेज में हमें किस प्रकार से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनफेंसी स्टेज मतलब 0 से 2 साल की जो एज होती है, इसको हम इनफेंसी कहते हैं।
अब आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भाषा जो होती है वो नहीं होती, खासकर मैं 0 से 2 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम उस वक्त तक नहीं बन पाती है, क्योंकि उस वक्त तक बच्चे का भाषा विकास इतना अच्छा नहीं होता। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो शुरू के जो 1 साल होते हैं उसमें तो मान के चलिए भाषा बच्चा बोलता ही नहीं है। लगभग जब बच्चा 1.25 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तब वो शब्द बोलना सीख पाता है। उससे पहले वो सिर्फ अक्षर दोहराता है, बैबलिंग करता है। ठीक है, शब्दों का निर्माण वो 1.5 साल बाद या उसके बाद ही करना सीख पाता है। तो अपने इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस अवस्था में भाषा इतनी विकसित नहीं होती, तो जो सबसे प्रमुख जरिया होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, वो सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब जो शरीर होता है वही होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा इस स्टेज में अक्सर बच्चे रोएंगे भी तो इस प्रकार से रोएंगे कि पूरा घर सिर पे उठा लिया, रोना, चिल्लाना, ठीक है, खुद को क्षति पहुंचाना। कई बार कुछ बच्चे होते हैं अक्सर अपने आप को ही मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, पटक पटक के सिर रोते हैं। इस प्रकार से भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इनफेंसी स्टेज में हमें देखने को मिलता है कि एक इनका तरीका होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ब्रिजेस इनका नाम है। इनके अनुसार यह है कि भाई 2 साल तक बच्चे में सभी इमोशंस हमें दिखने लग जाते हैं। जितने भी हमें इमोशंस होते हैं ना, वो सभी इमोशंस हमें 2 साल तक बच्चे में देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो फियर, लव, जेलसी, एंगर, एनिमिटी, कुछ भी हो, सारे इमोशंस हमें 2 साल की एज तक हमें देखने को मिल जाते हैं। ये ब्रिजेस का कहना था। वहीं दूसरी तरफ फ्रॉइड का कहना था कि फ्रॉइड का कहना था कि मेनली क्या होता है कि शुरुआत में, इन्फेंसी स्टेज में ही कह रहे हैं कि शुरुआत में बच्चा बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट होता है। नार्सिसिज्म हमें बहुत ज्यादा बच्चे में देखने को मिलता है। अब नार्सिसिज्म होने का क्या मतलब है? नार्सिसिज्म होने का मतलब ये है कि बच्चे में फीलिंग ऐसी आती है कि वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, खुद को ज्यादा सुंदर समझेगा दूसरों के मुकाबले, ठीक है, हर चीज में खुद को बेहतर समझना, मतलब खुद को बेहतर समझना ही नार्सिसिज्म है। और अक्सर जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट होते हैं वो अक्सर दूसरों से तारीफ सुनना अपनी उसके भूखे होते हैं। उनको लगता है कि लोग मुझे तारीफ करें, मैं हमेशा बाकी लोगों के अटेंशन में रहूं, लोगों का ध्यान मुझ पे रहे, वो मेरी तारीफें करें, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे उनकी खूबसूरती को लेकर हो, चाहे उनके कपड़े को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। तो ये नार्सिसिज्म एक तरीके की बात करते हैं कि फ्रॉइड की बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सांवेगिक व्यवहार होता है बच्चे का, सांवेगिक व्यवहार, ये बहुत ही इनस्टेबल यानी कि अस्थिर होता है, ठीक है, स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। तो आप देखेंगे कि सांवेगिक व्यवहार जो है वो अस्थिर होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मान के चलिए अगर बच्चा रो रहा है किसी कारण से, किसी ने उसका टॉय ले लिया और वो रो रहा है, अब रोते रोते अगर आप तुरंत उसको चॉकलेट दीजिए वो खुश हो जाएगा। तो अभी तक बच्चे का जो सांवेगिक व्यवहार था वो अचानक से बदल गया। ये एक एग्जाम्पल है कि बच्चे का सांवेगिक व्यवहार अस्थिर होता है इस स्टेज में, लेकिन बड़ों में ऐसी चीज नहीं होती। कई बार जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है, मैं खासकर बड़ों की बात कर रहा हूँ, तो कई बार वो ऐसी कमिटमेंट कर देते हैं कि वो जीवन भर उससे कहते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा तुझसे, तो वो उनका लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता। अगर छोटे बच्चे नाराज भी होते हैं ना अपने मम्मी पापा भाई बहन से, तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, आधे घंटे बाद वो अपने भाई के साथ ही खेलता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब है कि सांवेगिक व्यवहार हमें स्टार्टिंग में क्या है, अस्थिर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि हमें फ्रीक्वेंसी, बारंबारता देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इमोशंस हमें बहुत ज्यादा रिपीट होते हुए नजर आते हैं। एक बच्चा एक दिन में 10 बार 20 बार रोएगा, 10 बार 20 बार हंसेगा। ये इमोशंस हमें बार बार देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल है कि इमोशंस की बारंबारता इनफेंसी स्टेज में ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक थे इनफेंसी स्टेज के। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, चाइल्डहुड स्टेज की बात करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन
उसको पढ़ने का ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो भी आपका काम चल जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम थ्योरीज कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस बेसिक चीज़ें समझेंगे, इमोशंस क्या होते हैं और कैसे उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं चाइल्डहुड स्टेज की, जो कि 3 से 12 साल की एज होती है। इस स्टेज में हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से इमोशंस में भी हमें फर्क देखने को मिलता है। पहली चीज क्या कि इस स्टेज में बच्चा मेनली क्या होता है कि स्कूल जाना शुरू कर देता है। 3 साल का बच्चा प्ले स्कूल वगैरह में जाता है, नहीं भी जाता है तो आंगनवाड़ी हो गई, बाकी चीजें हो गई। ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बच्चा थोड़ा सा सामाजिक होता है, तो बच्चे में सामाजिकता का भाव हमें देखने को मिलता है। सामाजिकता का भाव का मतलब क्या है कि दोस्त बनाना, फ्रेंडशिप, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े बच्चे करते हैं इस स्टेज में। तो सामाजिकता बच्चे में पैदा होती है, इसलिए जो बच्चे का जो इमोशंस है वो काफी हद तक बच्चा धीरे धीरे उसको सामाजिक रूप से ढालने की कोशिश करता है। तो बच्चा अब ये प्रयास इतना, अब बच्चा जब इमोशंस की बात करेगा तो ऐसा नहीं कि वो खुद को सेंटर में रखेगा कि भाई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। अब वो हो सकता है अपने दोस्त के बारे में भी सोचे। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जब मान के चलिए खाना खा रहे हैं तो शेयरिंग करते हैं, या मान के चलिए उसका दोस्त किसी दिन खाना लेके नहीं आया तो वह क्या करेगा, अब उस दोस्त को अपने साथ भी खिलाएगा। ठीक है, तो सामाजिकता का भाव बच्चे में आ जाता है। इमोशंस को मैनेज करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो गुस्सा दिखाता है बहुत ज्यादा, हो सकता है वो घर में ज्यादा गुस्सा दिखाता हो घर में, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब बाकी लोगों को कमजोर समझता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, घर में तो बहुत गुस्सा दिखाएगा अपने फैमिली मेंबर्स पे, लेकिन वही व्यक्ति बाहर जाने के बाद वो हो सकता है कि वो नॉर्मल दिखे आपको, क्योंकि उसको लगता है कि भाई बाकी लोगों के सामने गुस्सा दिखाना ठीक नहीं है, हो सकता है कि उसी का नुकसान हो जाए। तो ये एक सामाजिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इमोशंस को मैनेज करने में। तो बच्चे में सामाजिकता का भाव हमें इस स्टेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चा जो उसकी अभिव्यक्ति करता है अपने इमोशंस की, अब थोड़ा सा उसको नियंत्रित करना बच्चा धीरे धीरे सीखता है। अब बच्चा पहले की तरह नहीं रोएगा पटकेगा कोई चीज, मतलब अगर वो उसको रोना आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हाथ पैर पटक के रोएगा। हो सकता है कि वो रो रहा है, बैठे बैठे रोए, एक जगह रोए। ठीक है, या हो सकता है कि अगर वो किसी से उदास है तो हो सकता है वो आपसे बात ना करे, लेकिन वो टेम्पररी होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तो अभिव्यक्ति पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण बच्चा करना शुरू कर देता है। हो सकता है कि अब बच्चा मान के चलिए कोई 10 साल का बच्चा जोर जोर से रो के पटक पटक के रो रहा है, तो हो सकता है बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाएं कि ये कैसे रो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभिव्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना बच्चा सीखने लगता है। वहीं अब एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमें और देखने को मिलता है, वो होती है संवेगों की जो उग्रता होती है उसमें कमी आती है। इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कमी आती है। और दूसरी जो बारंबारता, फ्रीक्वेंसी है, वो ध्यान रखिएगा कि चाइल्डहुड के लास्ट में जाते जाते जब बच्चा 12-13 साल, मतलब 11-12 साल के आसपास पहुंचता है, तब ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इमोशंस की वो कम होना शुरू होती है। वहीं संवेगों की उग्रता उसमें भी कमी होती है। कई बार आपने देखा होगा किसी को गुस्सा तो आता है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बारंबारता की फ्रीक्वेंसी, अब पहले की बच्चे की तरह नहीं कि दिन में छोटी छोटी चीजों को देख के 10 बार हंस रहा है, 10 बार रो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी अब उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक महत्वपूर्ण जो इमोशंस हमें इस स्टेज में देखने को मिलता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और सबसे ज्यादा कई बार वो इंटेंस भी होती है, वो होती है जेलसी। ठीक है, बच्चों में हमें जेलसी इस स्टेज में देखने को मिलती है, यानी कि ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या अर्थ है? ईर्ष्या का अर्थ है कि भाई बच्चे में अब, एक मिनट, जेलसी यानी कि ईर्ष्या। जेलसी का अर्थ क्या है? जेलसी का अर्थ है कि दूसरों को देखकर दूसरों को देखकर दुखी महसूस होना, उसको हम ईर्ष्या कहते हैं। कि भाई मान के चलिए आपने देखा होगा ना, अक्सर बच्चों में होता भी है कि किसी घर में एक बच्चा है, उसके भाई बहन है,
और मम्मी पापा कुछ लेकर आए, उसके भाई बहन को दिया लेकिन बच्चे को नहीं दिया, तो बच्चे में कौन सी फीलिंग आएगी? जेलसी की फीलिंग आएगी। अब जेलसी का मतलब क्या है कि बच्चा ये सोचेगा कि भाई मुझे भी मिलना चाहिए था। तो जेलसी की फीलिंग वहां देखने को मिलती है जब बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा अधिकार है वो छिन रहा है। मतलब भाई बहन हो या हो सकता है स्कूल में उसके दोस्त यार हों, उनके साथ जब कुछ बच्चे को ऐसा महसूस होता है तो बच्चे में एक ईर्ष्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट चाइल्डहुड स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट समझेंगे वो है एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज है ना। एडोलेसेंस एज जो होती है ये 12 साल से शुरू होती है और लगभग मान के चलिए 18 साल के आसपास हमें देखने को मिलती है, 18-19 साल तक। ठीक है, एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है इमोशंस के नजरिए से। आप देखें तो ये एक तरीके से इमोशनल स्टॉर्म की एज होती है। आंधी तूफान की अवस्था भी इसको हम कई बार कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि इमोशंस इतने ज्यादा इनस्टेबल हो जाते हैं और इतना ज्यादा बच्चे को प्रभावित करते हैं कि इमोशनल स्टॉर्म की एज इसको कहा जाता है। इस स्टेज में आप देखेंगे कि बच्चे अक्सर एक तो गैंग बनाते हैं, क्योंकि गैंग स्टेज बहुत होती है, तो गैंग्स को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने गैंग्स को लेकर के, अपने दोस्त को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में आप देखेंगे कि जो बच्चे गुस्सा हो रहे हैं अक्सर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कई बार कि आपने देखा होगा इस स्टेज में हमें अपराध प्रवृत्ति भी बहुत देखने को मिलती है। उसका रीज़न भी यही होता है कि इस स्टेज में बच्चों में जो इमोशंस होते हैं वो इतने ज्यादा बच्चों पे हावी हो जाते हैं कि कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे कि अक्सर इसमें आप देखेंगे कि बच्चे गैंग्स बना के किसी को पीट दिया बाहर या कुछ कर दिया, या क्लासरूम में बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। तो डिलिक्वेंसी हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, अपराध प्रवृत्ति हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस स्टेज में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा बच्चे गलत ही वे में जाते हैं। इस स्टेज में इमोशंस इतने ज्यादा बच्चों पे हावी होते हैं कि जो बच्चे इसको मैनेज कर जाएं, सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर जाएं, वो बहुत कुछ बन जाते हैं। जैसे हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। इतिहास की बात करें तो भगत सिंह जो थे वो बहुत ही क्रांतिकारी रहे। क्यों? क्योंकि वो जिस उम्र में थे वो उम्र जो थी वो उसमें जो इमोशंस होते हैं वो इतने ज्यादा हावी होते हैं और उन्होंने अपने इमोशंस को सही जगह चैनलाइज किया और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बने। और उन्होंने जो उस वक्त ब्रिटिशर्स थे उनकी नाक में दम कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके सही जगह चैनलाइज किया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इमोशनल स्टॉर्म्स बच्चों में देखने को मिलता है और बच्चे अक्सर भटकाव की स्थिति में बहुत ज्यादा होते हैं। उनको खुद नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। मूड स्विंग्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इस स्टेज में कि बच्चे उनका मूड अक्सर चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा रहता है। इसका एक रीजन ये होता है कि बच्चों में सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो सेक्स इंस्टिंक्ट्स बच्चे में इस स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं और ये बच्चों में जो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अपोजिट सेक्स के लिए लव फीलिंग होना ये भी इस स्टेज के बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशनल स्टॉर्म की एज होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा किसी से, बहुत ज्यादा लव किसी से, ये हमें देखने को मिलता है। डिलिक्वेंसी अपराध प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है नेगेटिव वे में जब बच्चे अपने इमोशंस को कर लेते हैं चैनलाइज। वहीं अगर पॉजिटिव वे में करते हैं तो ये बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं आप देखेंगे कि उन्होंने इस स्टेज में अपने आप को अच्छे से चैनलाइज किया है, इस वजह से वो किसी खास जगह पहुंच पाए। ठीक है, सेक्स इंस्टिंक्ट जैसे कि मैंने बात किया इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जो इस स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और है इमोशंस के अंदर जिसपे हम बात कर लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई कहते हैं इसको शॉर्ट में, ईआई। ये क्या है? ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझ सके। ठीक है, तो उसकी समझ
जिस व्यक्ति में आ जाती है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन खुद के इमोशंस को समझते हैं, उसको मैनेज भी करना सीख पाते हैं, उनको हैंडल भी करना सीख पाते हैं, साथ के साथ वो दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को भी समझते हैं, और कई बार किसी व्यक्ति को अगर किसी तरीके की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो भी देते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, सो सक्सेस एक प्रोसेस होता है एक तरीके से। सक्सेस को ये नहीं है कि 1 मिनट में आ जाने वाली चीज है या 1 दिन में हो जाने वाली चीज है। सक्सेस एक बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, कई बार लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाती है, 10 साल 15 साल का एक प्रोसेस होता है। सक्सेसफुल होना हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है कि सक्सेसफुल होने का क्या मतलब होता है, लेकिन सक्सेस एक प्रोसेस है। ठीक है, और उस प्रोसेस में आपको असफलता भी मिलती है। तो अगर आप असफलता देखते हैं तो उसके साथ साथ और भी चीजें आ जाती हैं। सिर्फ असफल होना नहीं होता, असफलता के साथ और भी चीजें हमारे उसके साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि बाकी लोगों के ताने हो गए सुनना, या अगर आप बहुत ही गरीब हैं तो और भी परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। असफलता अगर आप होते हैं जीवन में तो वहां पे क्या है कि वहां पे आपको खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है, आप खुद को संभाल पाए ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आप असफल हो जा रहे हैं, तो कई लोग क्या होते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पाते, एक एक महीना डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई ऐसे ऐसे होते हैं जो हार मान लेते हैं कि नहीं छोड़ो अब नहीं हो रहा हमसे, वो कुछ और करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पाते, इमोशनली खुद को संभाल नहीं पाते, इसलिए वो डिप्रेशन स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप इसको ऐसे डील करेंगे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट के लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसको समझना, और इतना ही नहीं दूसरे के इमोशंस को भी समझना। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, मेरे से हंस के बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ये जरूर अंदर से दुखी है, इसके साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर आप ये समझ विकसित कर लेते हैं, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, एबिलिटीज आ जाती हैं कि आप दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होने का ये मतलब है। इसके बारे में सबसे पहले जो बात की गई थी वो पीटर सेलोवी एंड जॉन मेयर के द्वारा, पीटर सेलोवी एंड जॉन मेयर, इनके द्वारा ये बात की गई थी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन उस वक्त तक ये इतना फेमस नहीं हुआ था। ये फेमस किसके से हुआ? डैनियल गोलमैन, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस टर्म को फेमस किया जब इन्होंने अपनी किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंट। ये किताब इतनी फेमस हुई कि लोगों को पता चला इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और बड़े बड़े व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने का। खासकर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इमोशनली इंटेलिजेंस होने का, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई लीडर है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि वो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि वो आपके बीच का व्यक्ति है। और वो कैसे होगा? जब वो आपको समझेगा, आपके इमोशंस को समझेगा। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर क्या करते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वो खुद को इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो आपके बीच से निकले हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से दिखाएं, अपनी ड्रेसिंग सेंस से दिखाएं, या हो सकता है कि वो आपकी भाषा बोले जब आपसे बात करें। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि जो लीडर्स होते हैं वो ये दिखाते हैं कि हम आपसे जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, आपके इमोशंस से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का। क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि आपको कुछ फैक्चुअल चीजें पता हो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और किसने दिया था, कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इमोशंस को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं, बिल्कुल उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं इमोशंस को, एक एक करके बात करेंगे। नंबर 1 पे सबसे पहला होता है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। कैसे? कि कोई व्यक्ति को क्या मिल रहा है अपने माता पिता से जीन्स के रूप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें से इमोशंस भी होता है जो जीन्स के थ्रू किसी बच्चे में आता है। कौन सा इमोशंस कितना हावी होगा बहुत ही महत्व रखता है, और ये सब किससे मिलता है? हेरिडिटी से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा होता है हेल्थ। हेल्थ कैसे इफेक्ट करता है कि मान के चले अगर कोई व्यक्ति
अक्सर बीमार रहता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव इमोशंस देखने को मिलेगा? मिलेगा, लेकिन नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होगा, है ना। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव बहुत ज्यादा होंगे अपने आप को लेकर, क्योंकि अक्सर बीमार रहते हैं, खुद से परेशान, बाकी लोगों से परेशान। तो ऐसे लोगों में हमें नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अक्सर जो लोग अक्सर फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप देखेंगे कि उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है जो अफेक्ट करता है, वो होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बहुत अफेक्ट करता है किसी व्यक्ति के इमोशंस को। कैसे अफेक्ट करता है कि अक्सर जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने इमोशंस को भी ठीक से कंट्रोल कर पाते हैं। अब इंटेलिजेंस होने का क्या मतलब है, लोग बहुत ही संकीर्ण अर्थ लेकर चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मैथ में अच्छा है, रीजनिंग में अच्छा है, तो इंटेलिजेंट है, जो कि बहुत ही संकीर्ण अर्थ है। ये तो इंटेलिजेंस का सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति मैथ और रीजनिंग में अच्छा है तो इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। जैसे डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, वैसे इंटेलिजेंट का वो एक एस्पेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट पर्सन होने का मतलब सिर्फ मैथ और रीजनिंग में अच्छा होना है। इंटेलिजेंस होने का मतलब यह है कि आप सोशली इंटेलिजेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, आप दूसरों को समझ पाते हैं, आप सिचुएशंस हैंडल कर पाते हैं, आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं, वो सभी व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंट लोग अक्सर अपने इमोशंस को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति कम इंटेलिजेंट होते हैं वो अक्सर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकती है फैमिली। फैमिली बहुत महत्वपूर्ण रोल पैदा करती है एक व्यक्ति के, एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में। एक ऐसी फैमिली जहां पे बच्चे को अक्सर प्यार, स्नेह बहुत ज्यादा दिया जाता है, ऐसे बच्चों में हमें इसी प्रकार की इमोशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा बच्चा जिसके यहाँ अक्सर माहौल बहुत ही फियर का होता है, माता पिता से बच्चे को डर लगता है, बच्चा खुल के बात नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चे में नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होता है। बाकी क्लासरूम में भी आप देखेंगे तो अकेला बैठा रहता है, आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, आपसे भी डरेगा, तो फियर इमोशंस, इस प्रकार की चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं जो एक बच्चे का सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसे इफेक्ट करता है कि अक्सर देखा गया रिसर्च में भी कि जो बच्चे निम्न सोशल और इकोनॉमिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चों में नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं। जेलसी हो गया और अक्सर एंगर हो गया, ये इमोशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाय जो अपर सोशल और इकोनॉमिकल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो एक व्यक्ति के इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरीज तो वैसे इमोशनल डेवलपमेंट की है, लेकिन वो क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्व नहीं रखता है, क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। खैर, मैं कभी इमोशनल डेवलपमेंट पर बनाऊंगा, अगर समय मिला तो मैं थ्योरीज भी करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को पहले करा दिया जाए जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट इतना ही था, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप बेसिक चीज समझ लीजिए कि इमोशंस क्या होता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक बच्चा जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण इमोशंस कब कब होते हैं, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो भी आपका काम इससे चल जाएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।